we were discussing Western political thought. Hello, guys. Welcome back to the political science lecture series on Napier. We were discussing Western political thought and we completed Plato last time. Today, we're going to discuss the next philosopher who is also very important. That is Aristotle. Aristotle was Plato's student, but unlike Plato, his philosophy was a little different than that of Plato's. और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज कभी कभी इस पे भी सवाल आ जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन द फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो. बट फर्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल की फिलोसफी है वो है रिगार्डिंग हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. और जिस तरह हमने पिछली दफा डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले एक ब्रॉड टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अबाउट द फिलोसफर टू गिव एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट. तो अगेन आइडियोलॉजी जो है वो लार्जर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में है एरिस्टोटल की, दैट इट relates to this larger context of the types of governments and systems. His focus is on political virtue. These are the important events. Before Aristotle के आपका प्लेटो क्या concept of philosopher king था, आपका democracies का concept develop हुआ था Athens में, and then it was subsequently overthrown as well. Thomas Aquinas came after Aristotle incorporated his philosophy. So that's how he influenced other people as well. Very late Thomas Hobbes का concept of state of nature develop होता है, which is also something that we're going to discuss. These are three key important books by Aristotle. Now let's jump to the question. ज़्यादातर इस पे सवाल आता है Aristotle की classification of states पे. तो Aristotle states को 6 बेसिकली डिफरेंट किस्म के में क्लासिफाई करता है. और किन बेसिस पे करता है? ऑन 2 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन दैट स्टेट, एंड सेकंड इज दैट व्हाट काइंड ऑफ एंड्स डज इट सीक टू सर्व. ये किस किस्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट के. दीज 2 बेसिकली सिस्टम्स प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट दैट एरिस्टोटल devices. This is a very simple classification because अगर तो रूलर्स अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं, if the goal is to serve the larger community, उन स्टेट्स को हम प्योर या नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे. अगर रूलर्स सेल्फिश हो जाएं and if they are only seeking to serve their own interests, उसको हम perverted या degenerated form of state कहेंगे. तो पहला प्रिंसिपल जो हमने एक डिस्कस किया था, द एंड्स दैट इट सीक्स टू सर्व. बेसिकली वो एंड्स 2 तरह के हो सकते हैं. एक लार्जर कम्युनिटी इंटरेस्ट एंड द सेकंड कुड बी पर्सनल इंटरेस्ट. एंड सेकंड प्रिंसिपल वाज कि नंबर ऑफ पीपल हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, तो वो यहां पर आएगी. सो एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट इफ द पावर इज वेस्ट्स इन वन पर्सन, then it could either be a monarchy or a tyranny. If that one person is governing in the interest of the community and not for his own interest, then it is a monarchy. It is a good state. It is a good system. But if that if that one person is using political power and state apparatus for his own benefit, then it's a tyranny. Similarly, if there are a few small number of people, रूलिंग क्लास एक स्पेशल क्लास है जो कि गवर्न कर रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी, देन इट इज एरिस्टोक्रेसी. दिस वाज वेरी फेमस बैक देन इन द ओल्ड ग्रीक सोसाइटीज. एरिस्टोक्रेसीज वर वेरी कॉमन एंड एरिस्टोक्रेट्स वर पीपल हु यूज्ड टू गवर्न. तो ये एक नॉर्मल गुड फंक्शनिंग स्टेट है. बट इफ दीज फ्यू पीपल एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट, देन इट बिकम्स द परवर्टेड फॉर्म ऑफ ओलिगार्की. और अगर बहुत ज्यादा लोग, अवामुन्नास हुक्मरान है और अवामुन्नास की मर्जी से फैसला होता है, तो दैट्स अ पॉलिटी. बट अगर वो अवामुन्नास सही तरीके से कम्युनिटी के इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं करी, मगर डिजेनरेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बन जाती है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट सीख करने लग जाते हैं, देन दैट बिकम्स डेमोक्रेसी. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर दैट द डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस and the democracy what Aristotle argues is not the kind of democracy that is present in today's world. ग्रीक डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जिसके अंदर हर बंदे का पास राइट टू वोट था. हर बंदा हर लॉ पे पूछा जाता था उस बंदे से कि वो क्या चाहता है.
Modern democracies direct democracies नहीं है, they are indirect democracies which are also called representative democracies. आप इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करते हैं जो असेंबली में जाके आपके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करता है. सो दे आर डिफरेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंपोनेंट है. इफ यू वांट टू सी यू कैन ऑलवेज चेक यूट्यूब में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमने भी अपने लेक्चर्स में इनको कवर किया. आई विल अगेन अटैच some video links to that effect as well. एरिस्टोटल ने जब पहली चीज क्लासिफाई कर दिया स्टेट्स को, दूसरी चीज उसने ये की कि उसने कहा कि ये सारी चीजें एक खास पैटर्न पे चलती हैं. दे ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर साइकिल. और ह्यूमन हिस्ट्री जो है, हर सोसाइटी की हिस्ट्री, हर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री इस साइकिल के थ्रू ऑपरेट करती है. वो साइकिल क्या है? वो कहता है कि सोसाइटी में एनार्की होती है सबसे पहले. तो इट स्टार्ट्स विद एनार्की. और उस एनार्की में कोई एक कैरिस्मेटिक सुपीरियर मिलिट्री प्रोवेस रखने वाला आदमी जो कमांड करता है लार्जर लोगों का इंटरेस्ट, ही इमर्जेस एज अ किंग एंड ही ब्रिंग्स ऑर्डर टू द सिस्टम एंड थस बिकम्स अ मोनार्की एस्टैब्लिश होती है, जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ सिस्टम. फॉर सम टाइम दिस वर्क्स फाइन, बट ओवर टाइम उसके बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशंस आती हैं, दे स्टॉप adhering to the virtues that their forefathers had used to bring that chaos into order. और आहिस्ता आहिस्ता किंग्स began to exploit the masses और इस तरह tyranny establish होती है. Over time, people become fed up with this tyranny and they do not tolerate this kind of administration any longer. And इसकी वजह से internal push for reform की वजह से कुछ few जो लोग, there are other people in the country who are also powerful, who hold certain level of power, who hold intellect, who hold support as well. These few people over time overthrow this tyranny और एक aristocracy establish की जाती है जिसमें few wise men from good families, good background, good education come to govern the society. ओवर टाइम जिस तरीके से मोनार्की का कैरेक्टर डिजेनरेट कर गया था, इस एरिस्टोक्रेसी का कैरेक्टर भी डिजेनरेट कर जाता है और इस एरिस्टोक्रेसी आपकी ओलिगार्की में बदल जाती है. ओवर टाइम जब एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में बदलती है तो लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है. पीपल आर्ग्यू कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो ओलिगार्की है, दे आर ओनली बेनिफिटिंग द रूलिंग क्लास अलोन. हेंस सिटीजन्स एक रिवोल्ट लेकर आते हैं लोगों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एंड दे डेवलप अ पॉलिटी कि जिसमें हर बंदे का राइट टू वोट होता है. तो जब तक ये लोग अपने मुफाद से हटकर, ये तमाम लोग कम्युनिटी के मुफाद में फैसले करते रहते हैं, तो आपकी पॉलिटी फंक्शन करती रहती है बेहतरीन तरीके से. लेकिन जब लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, अपने जाती मुफाद के तहत वोट करने लग गए, लार्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं करने लगते, तो वो डेमोक्रेसी में डिजेनरेट कर जाती है. अगेन, जिस तरीके से एथनियन सोसाइटी में, एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल यूजेस द वर्ड डेमोक्रेसी एज अ पेजोरेटिव, एज अ नेगेटिव वर्ड. ही अटैचेस नेगेटिव कॉनोटेशन टू डेमोक्रेसी, the democracy that was practiced in ancient Greece, which is no longer practiced in modern world. तो डेमोक्रेसी इवेंचुअली जब डिजेनरेट करती हैं और लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेमोक्रेसी भी डिसअपीयर करती है. और जब लोग इतना तंग आ जाते हैं अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस से, then there is again a need for a strong man, authoritative central figure who can bring order to this chaos. और again कोई वॉरियर स्टेट्समैन आता है और कैरिस्मेटिक फिगर आता है और फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश करती है और ये साइकिल दोबारा से शुरू होता है. तो इसकी क्या एग्जांपल्स हैं हमें मिलती, विच वी कैन रिमोटली कनेक्ट. तो कुछ ऑब्वियसली फुल फ्लेज तो हमें नहीं मिलती, लेकिन देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच वी कैन कोरॉबरेट विद दिस. तो हिस्ट्री ग्रीक की सिटी स्टेट्स में ये मिलता था बहुत दफा, जिसकी वजह से एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की. मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं कि जब सोसाइटी में अनार्की आती है तो पीपल वेलकम या एक अथॉरिटेटिव रूल जो है वो लाया जाता है टू रिस्टोर ऑर्डर. पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगा, इजिप्ट में मार्शल लॉ लगा, टर्की में लगा, बर्मा में लगा, तो आप वो सारी एग्जांपल्स इससे कोरॉबरेट कर सकते हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विच इज अ मोर टेक्निकल, which is also more nuanced analysis, जिसके आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा.
that is relating to President Donald Trump. It's a wonderful article that argues that the rise of Donald Trump is explained by this political cycle. कि कैसे democracy establish हुई US में, too much democracy, too much devolution of power, too much civil liberties eventually created chaos. System dysfunctional होना शुरू हो गया उसकी वजह से. Hence there was a need for a central strongman figure, और लोग because of that anarchy और वो उनके interest represent नहीं हो पा रहे थे, they wanted a strong man figure जो कि populist demagogue आके तो कहे कि I can fix everything, and that resulted in the election of President Donald Trump. So do read that article, you can incorporate that. उसकी थोड़ी सी just आप अपने क्वेश्चन में एग्जांपल्स के अंदर कर सकते हैं. आर्ग्यू दैट विल गिव यू फिनोमिनल एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा मैं एंड पे फ्लो चार्ट आपको दूंगा फिलॉसफी को करने का. तो एरिस्टोटल की फिलॉसफी के मुताबिक पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म हाउस होल्ड्स, विलेजेस एंड देन फॉर्म सिटीज. फॉर अ गुड लाइफ यू नीड टू डेवलप or need to organize city states, because Aristotle की वो बहुत famous quotation है ना, man is a political animal. So Aristotle basically argues के इंसान political system के अंदर रहते हुए ही एक इंसान बन सकता है. कि जो इंसान political system में किसी operate नहीं करता, वो या तो either he is a supernatural person or he is a beast. Because इंसान की basic instinct है कि वो they form collectivities and then he organizes, और उसमें एक सिस्टम बनता है, लॉज बनते हैं. तो एक इंसान की बेहतर जिंदगी हमेशा एक ऑर्गेनाइज सिटी स्टेट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है, वेयर देयर आर फंक्शनिंग लॉज. लिविंग इन अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बाय रीजन, लॉज such as city state is what makes us human. Anybody who lives outside the city is either a beast or a god. Man hence by nature is a political animal. ये उसकी बड़ी फेमस कोटेशन है जो कि यूज होती है, और that is why this also corroborates with his larger philosophy of realism, that Aristotle is a realist. He believes in real world phenomena, unlike Plato who believed in lofty ideals. तो Aristotle की legacy क्या थी? Aristotle was known as the first teacher, especially in the Muslim world. Muslim world के अंदर philosophers उससे बहुत inspired थे. They were known as Aristotelian philosophers. तो बहुत सारे इब्न रुश्द, इनमें एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक philosophers में. तो in the golden age of Islam, it was golden age because इनमें से बहुत सारे philosophers ने Greek philosophy, Islamic philosophers ने Greek philosophy, in particular Aristotle की philosophy की incorporate किया अपने अंदर, और उस पर research किया, and built upon that brought in the golden age of Islam. और ये कहा जाता था कि जब Islamic world के अंदर in that golden age के period में, when there was a conflict on a point of subject between two different people or two different philosophers, they used to resolve that dispute by discussing or checking कि इस पे एरिस्टोटल का क्या ओपिनियन था, और जो एरिस्टोटल का ओपिनियन होता था उस पे वो डिसाइड करते थे कि ये ओपिनियन ऐसा है या वैसा है. That was the magnitude of impact on Aristotle. एरिस्टोटल के आने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, दुनिया में ऑक्यूपेशन होती है, ग्रीक फॉल्स, द ओवर रोमन एम्पायर की आपकी ऑब्वियसली यूरोप डिसेंड्स इनटू डार्क एजेस आफ्टरवर्ड्स. तो कुछ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ग्रीक फिलॉसफी जिंदा रहती है, बट यूरोप में नहीं रहती. तो एरिस्टोटल के बाद मिडिल एजेस से लेकर रेनेसांस तक, जब रेनेसांस के टाइम पे आके दोबारा एनलाइटनमेंट एज के अंदर यूरोपियन फिलोसोफर्स और राइटर्स टेक्स देयर इंटरेस्ट इन एरिस्टोटल एंड एरिस्टोटल्स फिलोसफी, देन दे रिजुविनेट दैट फिलोसॉफिकल थॉट, और साइंटिफिक एज और एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट उसकी वजह से शुरू होती है. बट उस पूरे 1000 साल के पीरियड में एरिस्टोटल से एनलाइटनमेंट तक कोई इतना बड़ा फिलोसोफर नहीं आता जितना एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटल के आइडियाज उस पूरे 1000 साल तक चैलेंज भी नहीं होते. सो एरिस्टोटल वाज अ ह्यूज फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ओवर टाइम एरिस्टोटल की फिलोसफी को रीडिस्कवर करके मिडिल एजेस के एंड पे एनलाइटनमेंट आती है यूरोप में, और फिर उस पर क्रिटिक भी शुरू होती है, फिर उसको उसके कुछ आइडियाज को निगेट भी करना शुरू किया जाता है. तो ओवर टाइम देयर वाज नथिंग इन एरिस्टोटल्स फिलोसफी इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज एक्सेप्टेड एज राइट. एवरीथिंग दैट एरिस्टोटल सेड, एंड ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, इवेंचुअली प्रूव टू बी रॉन्ग, बट इट वाज अ फाउंडेशन, क्योंकि उस फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए लोग आगे गए और उस पर क्रिटिक की.
सो दैट वाज एरिस्टोटल्स लेगेसी। ये मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कैसे, रेनेसांस में कैसे उसकी फिलोसफी को यूज किया गया, और कैसे कितने अरसे तक एरिस्टोटल वाज यूज्ड एज अ फिलोसफी जो कि रिजॉल्व कर सकती थी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन को। क्रिटिक एरिस्टोटल की फिलोसफी की क्या है? वेरी क्विकली एंड वेरी सिंपली, people have argued, academics have argued that his qualification and classification is unscientific. इसकी कोई scientific basis नहीं है. It's just a very एक बहुत ही word play के साथ बस एक philosophical justification दी हुई है इस classification की. Aristotle does not distinguish between state and government. वो इन दोनों को एक ही तस्वुर करता है, जबकि state, हमने जिस तरह in our earlier lectures of political science discussed that state or those institutions or the rules with which a country is governed, and government are the people who come to occupy that power. But Aristotle does not make any such qualification. No wonder, because that this classification is a modern political concept. Hence, the critique is also modern. Aristotle's classification does not cover all modern forms of government. For instance, theocracy. Theocracy is a form of government जिसके अंदर clerics, जो religious clerics हैं, वो rule करते हैं. For instance, ईरान है जैसे. तो इस तरह की क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती जगह उसकी. तो उसकी जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के, दे डोंट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी, जिस तरह हमें मॉडर्न वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि इज नॉट अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो बट जो एरिस्टोटल के टाइम पे एनार्की डेमोक्रेसी की वजह से हुई थी, उसकी वजह से उसकी फिलोसफी इन्फ्लुएंस थी. बट दैट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. एरिस्टोटल साइकिल डज नॉट फिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट. तो जो उसकी एप्लीकेशन थी एरिस्टोटल की फिलोसफी की, वो एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम पे ही अप्लाई करती है. मॉडर्न स्टेट्स में ये ट्रेंड नहीं देखते कि वो बिल्कुल एक जो नीट पैटर्न एरिस्टोटल बताता है कि पहले मोनार्की से आपकी टिरेनी और फिर और एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की और ओलिगार्की से पॉलिटी और पॉलिटी से डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये जरूरी नहीं है. मॉडर्न स्टेट में हमने देखा है कि वो बड़ा बड़ा जंप भी लगता रहा, लॉजिकल लीप्स आते रहे हैं उसके अंदर. जिस तरह फॉर इंस्टेंस मोनार्की के बाद आपकी टिरेनी आनी चाहिए, लेकिन रशिया के अंदर उसके मोनार्की के बाद डायरेक्ट डिक्टेटरशिप आ गई ऑफ अ फ्यू कम्युनिस्ट पार्टी की. तो वो जो मोनार्की के बाद डायरेक्ट ओलिगार्की आ गई. इसी तरह जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मोनार्की के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मेरा मतलब कि मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आ गई. वो बीच वाले जितने स्टेप्स एरिस्टोटल ने बताए वो स्किप हो गए. तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर एरिस्टोटल्स थीम, व्हिच इज फाइन बिकॉज ही वाज राइटिंग वे बैक, नॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड. बट nonetheless it's an important critique that we should know that Aristotle की philosophy is not applicable in the modern times. Also मेरी sequencing में थोड़ा सा मसला है, so you can fix that yourself. So this is point number 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9. So there are 9 points of critique. There is no place of mixed forms of government in Aristotle's qualification. कुछ mixed forms भी होती हैं जिनके अंदर दोनों का एलिमेंट आता है, जो उसने डिस्कस की हैं. अगेन जैसे मैंने बात की है कि थियोक्रेसी वगैरह इसके अंदर कवर नहीं होती. एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में कोई डिस्टिंक्शन मॉडर्न टाइम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज पीपल, a few people governing for larger interest. क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक दौर में रहते हैं और ये समझा जाता है कि एरिस्टोक्रेसी रूल बाय अ फ्यू इंटेलिजेंट हाईली एजुकेटेड मैन का मतलब है कि आप ओलिगार्की ही बना रहे हैं, बिकॉज अब की दुनिया में डेमोक्रेटिक आइडियल है कि हर बंदे को राइट इख्तियार होना चाहिए. तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की की डिस्टिंक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में इररेलेवेंट है. जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी एंड एक्सक्लूजन ऑफ विमेन, एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया था स्लेवरी को और एक्सक्लूजन ऑफ विमेन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, उनको वोटिंग का इख्तियार ना देने का को एडवोकेट करता था, विच इज अगेन अ वेरी रिग्रेसिव आइडिया. इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव आइडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड. दिस इज नॉट appreciated. So that's all on Aristotle. In the next lecture we'll cover the differences in the philosophy of Aristotle and Plato. See you guys next time.
discuss the difference in the philosophy of... Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Napier. And today we're going to discuss the difference in the philosophy of Plato and Aristotle, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था. इस पे कभी कभी डिफरेंट तरीके से सवाल आते हैं, कंपैरिजन का सवाल आता है, कभी कभी एक बड़ी रिटोरिकल सी स्टेटमेंट आती है. एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स आस्किंग मी कि इस सवाल में क्या लिखना है. द स्टेटमेंट इज दैट एरिस्टोटल इज अ ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब यह है कि आपने वो डिफरेंसेस बताने हैं जो एरिस्टोटल और प्लेटो की फिलॉसफी में है. सो लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन. अगेन, इसमें जब भी सवाल अगर इस तरह आता है तो प्लेटो के ऊपर जो हमने चार्ट अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, पहले आप वो ड्रॉ करें, फिर एरिस्टोटल का जो चार्ट हमने कवर किया वो ड्रॉ करें. इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो फ्लो चार्ट दोनों के अलग ड्रॉ करें. So in the main body there are different differences and different aspects between Aristotle and Plato. The first is in, broadly speaking, in philosophy, their philosophical conceptions or their worldviews. So Plato was an idealist, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया. So his idealism was that he believed in the concepts of universal forms, जिसको वो theory of forms कहते हैं. ये हमने डिस्कस प्लेटो में नहीं किया था बिकॉज इसका पॉलिटिकल फिलोसफी से while there is a connection, but this was not the most important component. और पेपर में भी इससे कभी कभार शाज़ो नादिर कोई बात आती है जो हम यहाँ कवर कर लेंगे. I'll also attach a video link to that effect कि ताकि आप इस पे particularly अगर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ लें. But the basic idea is कि if there is this pen which is black in color, this is not the real form of black. Plato thought that this is just a form of black. In actuality, black as a color exists in the abstract world. This black color only participates in the blackness, in the actual blackness to that effect. वही philosopher king वाला idea कि because philosophers are able to comprehend the real reality and the truth of everything, this world and everything in it is merely a form of that realness, जो कि उस प्रिजनर को एस्केप करके बाहर नजर आता है दुनिया में, जो कि आम बंदों को सिर्फ शैडोज नजर आ रही होती हैं. सो व्हाटएवर वी आर सीइंग फ्रॉम आवर सेंसेस, बिकॉज अगेन कनेक्ट दिस विद दिस आइडिया दैट प्लेटो वाज अगेंस्ट एम्पिरिसिज्म. ही बिलीव्ड कि सेंसेस डिसीव ह्यूमंस. तो हम जो एम्पिरिसिज्म यानी अपनी सेंसेस से जो चीजें देख रहे हैं, व्हिच इज दिस ब्लैक कलर, इज नॉट द रियल ब्लैक. दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ ब्लैक. एंड जो फिलोसोफर होगा असल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ही नोज द एक्चुअल ब्लैक कलर in which this blackness participates. It's a very moral, abstract, spiritual idea. इसीलिए people in modern world have trouble making a connection to that effect, which is understandable. As against this Platonic idealism, you have Aristotelian empiricism. Again, Aristotle believed कि जो आपकी real world चीजें हैं, practically आपकी senses आपको दिखाती हैं, वो important होती हैं. वो direct observation से आपको reality का पता चलता है. ये moral reasoning और abstract reasoning के जरिए नहीं पता चलता. प्लेटो के नजदीक रैशनलिज्म, यानी कि अगर आप सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट करें, आप सिर्फ कनेक्शंस बनाएं, आर्म चेयर फिलोसोफाइजेशन भी इसको कह सकते हैं आप, कि आप आर्म चेयर पे बैठ के तो आप कॉम्प्रिहेंड करने की चीजें को कोशिश करें विदाउट डायरेक्टली ऑब्जर्विंग देम. तो यू, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यू कैन डू दैट एंड यू कैन रीच ट्रुथ. बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, he believed that direct observation is more important than armchair philosophization. Both of them, because both of them are philosophers, ancient Greek philosophy में mind की बहुत अहमियत थी, तो both of them believed in the superiority of mind over senses. However, difference was that Plato believed that senses could fool a person and we should not rely on senses. And philosophers, people who have their rational part as their most superior part, have their senses subordinate to their minds. और senses क्योंकि इंसान को गुमराह कर देती हैं, again क्योंकि वो prisoners सेंसेस के जरिए ही, अपनी देखने की सेंस के जरिए शैडोज को रियल समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं थी. तो वो जस्टिफाई करता है प्लेटो इसको इस तरीके से. बट एरिस्टोटल बिलीव्स दैट सेंसेस आर नीडेड in order to properly determine reality along with mind. In logic, Plato was Socratic, जिसको inductive method of reasoning कहते हैं. Socratic method ये था कि basically the idea of asking questions and different questions and then discovering the answer. So for instance, if a person asks me, why are you doing a particular thing? जैसे कि आप नेपियर का कोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो in a Socratic method, I will ask, why is teaching important? Why is CSS important?
why is CSS important using online platform? तो आई एम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस जिनके जब दूसरा बंदा आंसर देगा तो ऑटोमेटिकली डिड्यूस होता जाएगा, उसके नतीजे में आंसर निकलता जाएगा. सो यू आर डिफरेंट पीपल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकाल के उनको आप आंसर करते हो. सो दैट्स द सोक्रेटिक मेथड. बिकॉज जो इसका टीचर सुकरात था, सोक्रेटिस, ही यूज्ड दिस मेथड इन हिज ट्रेनिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज वेल, वन ऑफ व्हिच हैपेंड टू बी प्लेटो हिमसेल्फ. इंडक्टिव मेथड ये होता है कि इसके अंदर आप बेसिकली यू स्टार्ट विद अ लार्जर आइडिया, और आप लार्जर आइडिया से आप यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर आइडिया, सॉरी, एंड यू रीच अ लार्जर आइडिया. तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की छोटी मोटी, एंड देन आई जनरलाइज इट के दुनिया में इसी तरीके से. सो फॉर इंस्टेंस इफ आई सी 3 ब्लैक पेन्स इन माई लाइफ एंड आई infer from this that all pen are black, that is inductive reasoning. कि मैंने एक छोटे सबसेट को ऑब्जर्व किया या देखा या उसको समझा और उसको मैंने जनरलाइज कर दिया लार्जर सबसेट पे. सो फ्रॉम अ स्मॉलर सबसेट टू अ लार्जर सेट. एरिस्टोटल as against this was used scientific method and deductive reasoning. In deductive reasoning you start with a larger set and reach a smaller conclusion. So for instance अगर कहा जाता है कि someone stole this black pen from my house, so then I start with a larger set कि how many people visited my house on that day. अच्छा, इतने लोगों ने किया, बट ये मेरा रूम लॉक था और इसकी चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है. तो अब हमने आहिस्ता से डिड्यूस कर लिया कि उस लार्जर सेट में से जितने भी लोग हैं उनमें से हमने इन 3 लोगों पे शक जा सकते हैं. अच्छा, इन 3 के पास चाबी थी, लेकिन इनमें से जो 2 थे वो उस दिन शहर से बाहर थे, तो एक बंदा बचा, इसने चोरी की होगी. तो आपने एक लार्जर सेट से शुरू किया एंड यू एलिमिनेटेड ऑल द impossible solutions and you reach the final plausible solution. That is called deductive reasoning. This is very similar to scientific method. Scientific method में भी एक आप hypothesis बनाते हैं, उस hypothesis में broad चीजें होती हैं, उस hypothesis के against आप direct observation करते हैं, experiment करते हैं. अगर आपके फिर results निकलते हैं, if those results conform to your hypothesis, तो आपको फिर उसकी वजह से conclusion निकलता है. इसको कहते हैं आपके deductive reasoning. Scientific method. एरिस्टोटल ने सिलोजिज्म डेवलप किया था. एरिस्टोटल इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फॉर्मल लॉजिक. सिलोजिज्म इसका बेसिक यूनिट था लॉजिक का. वो क्या था? इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी. इसके लिए वो एक एग्जांपल यूज करता है दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, स्टेटमेंट नंबर 1. सेकंड, Socrates is a man, second statement. Third statement, hence Socrates is mortal. तो it sounds very simplistic, बहुत हमें मतलब obvious लग रही है ये बात, लेकिन उसने ये basic unit of logic develop किया था that he used and applied on larger scale on scientific method in his analysis of other things. So that is his very important contribution to the philosophical world, that he introduced this concept of formal logic. Ethics के अंदर, morality के अंदर, प्लेटो के जो ethics थे, Platonic ethics, he believed कि knowledge जो है, again, since he is idealistic, since he prefers mind, since he prefers wisdom, तो उसके नजदीक knowledge is the most important virtue, and it's a virtue that is worth acquiring in and of itself. Knowing what is good is to do good. तो अगर आपको पता है कि सही चीज क्या है, अगर आपका नॉलेज है सही चीज पे, if you make an effort in knowing the good, you are actually doing the good. उसकी assumption थी कि knowing something will automatically result in that behavior. तो अगर प्लेटो के नजदीक ये मफरूजा था कि अगर आपको पता है कि एक चीज ठीक है तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज नेसेसरीली अपने एक्शन में भी ट्रांसलेट करोगे. Hence, by that logic, he concluded के इसीलिए अगर आपने किसी को अगर वर्चुअस बनाना है, अगर आपने किसी को सही बनाना है इंसान, तो आपको सिर्फ उसे सिखाना है कि सही क्या है. But Aristotelian ethics disagreed with them. He said that knowledge is not in and of itself. सिर्फ इस चीज का पता होना कि कोई चीज सही है गलत है will not automatically result in a right behavior, which obviously makes a lot of sense, because oftentimes we and we see a lot of people who know the right thing but they don't do the right thing. So according to Aristotle, you need to create a system, you need to create a method कि जिसकी वजह से लोग over time practice के जरिए उनको सिखाया जाए कि प्रैक्टिस के जरिए एक्सरसाइज करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो दे डू द राइट थिंग. दे knowing something, knowing the right thing will not automatically result in right behavior.
Again, similarly on the concept of virtue, Plato believed that wisdom is the basic virtue. और wisdom जो है वो बाकी तमाम virtues को combine करती है, because अगर आपको की wisdom होगी, यानी wisdom है, तो आपको हर चीज का पता होगा कि अच्छी चीजें जितनी हैं दुनिया में वो क्या हैं, और आप वो सारी चीजें करेंगे. But Aristotle believed that wisdom is not automatically acquired. इसके लिए बहुत, और and secondly it does not end up unifying all other virtues as well. So a person needs to act wisely. Wisdom will be attained through effort, through practical work, again connected with Aristotle's realist philosophy. और अगर आप बाकी virtues को भी attain करने की कोशिश नहीं करेंगे तो they will remain out of reach. In science, Plato tried to do some work on geometry, physics and mathematics, but his work was more exploratory than it was practically applicable. तो इसकी real world implications काफी कम थी. उसने astronomy और biology पे भी काम किया, but वो सारी चीजें पहले discuss हो चुकी थी. Didn't really contribute in expanding the body of knowledge. Aristotle, by contrast, is considered to be the first true scientist because he used this scientific method and deductive method जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसके अंदर hypothesis to observation and conclusion आता है. His was the first attempt at classifying all forms of life in biology, zoology and botany, medicine, geology और एस्ट्रोनॉमी में भी जो है उसने काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस की. तो इवन दो एरिस्टोटल की सारी डिस्कवरीज ओवर टाइम रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट इन द सेंस दैट वो दे प्रूव टू बी नॉट कंप्लीटली ट्रू, हाउएवर उसने एक साइंटिफिक बेसिस रख दी काफी ज्यादा चीजों की, कि जिसको पहले आगे आने वाले साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया, उसके ऊपर बिल्ड किया, उसको फिर ऑब्जर्व किया और उसको रिजेक्ट किया. बट वो जो एक parameter of foundation Aristotle ने रखी थी, that really contributed to the body of knowledge. And for 1,000 years, as I said earlier, कि Aristotle की logic को Aristotle के claims को, Aristotle की study को, उसकी scientific studies को reject नहीं किया गया. So for 1,000 years, his conception of science reigned the world. In political theory इनका क्या difference है? I have not written anything because ये we have already discovered in our previous lectures. So while Plato argues philosopher kings का idea, इसको आपने summarize करके, because the concept is very large. अगर comparison का सवाल है तो इसमें आपने ज़रा condense करके लिख देना है. Aristotle का classification का concept है of states, Plato का साथ communism है, और आपने यहाँ कंपैरिजन में बताना है कि एरिस्टोटल की क्या क्रिटिक थी उस कम्युनिज्म की, जो कि हमने डिस्कस की थी अपने लेक्चर में. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के डिफरेंस पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करके उसको इधर फिट करना है. इसके बाद आप वो फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करें दोनों के इंडिविजुअली, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स. अब इसको समराइज करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस इंपॉर्टेंट पिक्चर. ये द स्कूल ऑफ एथेंस इस पेंटिंग का नाम है. इट्स अ वेरी वेरी फेमस पेंटिंग के बेसिकली प्लेटो की जो है एकेडमी, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है, प्लेटो के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर. तो यहाँ पर प्लेटो, दिस इज प्लेटो एंड दिस इज एरिस्टोटल एंड दीज आर अदर मिनियंस, अदर स्टूडेंट्स दैट वर नॉट सो इम्पोर्टेंट. तो इस पेंटिंग के अंदर ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि प्लेटो जो है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ इमेजरी है. सो यू सी प्लेटो का finger is pointed upwards, which represents and symbolizes that Plato believes in the higher ideals, in idealism. He's talking about those lofty ideals of rational mind and philosopher king, or only philosophers are able to know the capital T truth. They are philosophers, और अगर हम अपनी intellectual capacities को hone करें तो हम wisdom achieve करते हैं, which is the highest virtue. So his is idealistic, hence pointing towards the sky, lofty ideals. Aristotle, by contrast, since he does not agree with the philosophy, इसका हाथ is pointing towards earth, its direction towards earth, because Aristotle's philosophy is more grounded, that it is not what is in the mind or its high philosophical ideals that matter, but how you choose to act practically on the ground, that is what matters. तो ये बहुत एक important अच्छी एक तस्वीर है, एक पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट करती है in the difference of the philosophy of Plato and Aristotle. तो इस पे मुख्तलिफ तरीके से सवाल आ सकते हैं, आपको क्लासिफिकेशन इनकी आ सकती है, डिफरेंट कंपैरिजन आ सकता है इनकी फिलोसफीज का, और साथ में वो स्टेटमेंट भी आ सकती है कि एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. उसमें भी आपने ये डिफरेंसेस लिखने हैं.
In the next lecture, we're going to discuss Machiavelli, who's a very, very important philosopher. See you guys next time.